नमस्कार। हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल गांधीनामा के छठे एपिसोड में मैं तुषार गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा की जीवनी की कहानी आगे बढ़ाते हुए आज इस एपिसोड में हम देखते हैं बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी का देश में वापस आगमन, यहाँ उनका भ्रमण, राजकोट में परिवार के साथ बिताए कुछ महीने और उसमें किया हुआ काम, और फिर दक्षिण अफ्रीका से सेठ अब्दुल्ला का वापस बुलावा आने पर परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका के लिए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी का प्रवास, और वहाँ घृणा से भरा एक हिंसक अवकार। तो चलिए देखते हैं गांधीनामा का एपिसोड 6। 1896 की 6 मई को बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने कलकत्ता की भूमि पर पदार्पण किया। कलकत्ता से इलाहाबाद होते हुए वे राजकोट की तरफ रवाना हुए। राजकोट में परिवार में एक उमंग की लहर छा गई। कई सालों के बाद बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी अपने घर लौटे थे। कस्तूर बेहद खुश थी, उसका पति वापस आया था और इस बार एक नए स्वरूप में वो वापस आया था, एक सफल वकील और एक अनजाना जननायक। ये सारे जो अवतार मोहनदास के हो रहे थे, कस्तूरबा इनसे बेखबर थी। उनको तो याद था वो डरा सा सहमा सा 13 साल का लड़का जिनके साथ उसकी शादी हुई थी, और कुछ साल साथ में बिताने के बाद वो एक जिद्दी, अपना अधिकार जताने वाला पति, जो अपनी पति को अपने अंकुश में रखना चाहता था। और फिर इंग्लैंड से लौटा हुआ वो एक युवक जो विदेशी बैरिस्टर बन के तो आया था, लेकिन देश में वकालत की प्रैक्टिस में नाकामयाब हुआ था। और नाकामयाबी की हालत में जब दक्षिण अफ्रीका में उसे एक काम मिला था तो वो करने के लिए वो चला गया था। अब जो लौट के आ रहा था वो एक सफल बैरिस्टर था जिसने दक्षिण अफ्रीका से काफ़ी पैसा कमाना शुरू किया था, और जो परिवार के ऊपर कर्ज का बोझ था वो काफ़ी हद तक कम कर दिया था और परिवार की माली हालत काफ़ी अच्छी हो गई थी। इस नए अवतार में कस्तूर के लिए उसका पति एक नया स्वरूप था। राजकोट में मोहनदास परिवार और बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो गए। साथ साथ दक्षिण अफ्रीका की परिस्थिति के बारे में देश में लोगों को, देश के नेताओं को और ब्रिटेन में नेताओं को अवगत करने की मुहिम भी उन्होंने शुरू कर दी। वर्तमान पत्रों में पत्र लिखकर दक्षिण अफ्रीका में भारत मूल के वासियों की विपदा के बारे में वो बता रहे थे। जिस तरीके से भारतीय नागरिकों के साथ एक दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ जो एक ज्यादती की जाती थी, इन सारे के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। और फिर उन्होंने एशियाटिक पॉपुलेशन, दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक पॉपुलेशन के साथ होने वाले अन्याय के बारे में एक लंबा आर्टिकल लिखना शुरू किया। उसका मकसद था कि भारत के नेतृत्व को और इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार को उन्हीं की कॉलोनी दक्षिण अफ्रीका के नाताल प्रोविंस में जो अन्याय उनके ही नागरिक भारतीय लोगों के ऊपर किया जाता था उससे अवगत किया जाए। एक लंबी सी बुकलेट मोहनदास करमचंद गांधी ने लिख दी और फिर वो छापने के लिए दी, क्योंकि उसकी प्रतें उन्हें सबको भेजनी थी। जिस प्रिंटिंग प्रेस में वो छापने दी थी, वो छापने के वक्त उसके पास सफ़ेद कागज़ ख़त्म हो गया, तो उसने
उस बुकलेट का जो कवर पेज था वो हरे रंग के एक कागज पे छापा और फिर बापू ने सैकड़ों की संख्या में वो सबको पोस्ट करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में, भारत में, सब जगह पे, वर्तमान पत्रों में, पब्लिकेशनों में, नेताओं को, सरकारी मुलाजिमों को, सरकार के कई विभागों को, सब जगह पे ये भेजना शुरू कर दिया और उसके हरे रंग के कवर के कारण वो ग्रीन पैम्फलेट के नाम से मशहूर हो गया। मोहनदास ने इस काम में अपने 2 बेटों और भतीजों को भी जोड़ दिया जिनको लिखना आता था। तो उसके ऊपर, वो पत्रों के ऊपर एड्रेस लिखना, लिफाफों के ऊपर एड्रेस लिखना, लिफाफों पे स्टैम्प्स लगाना, उनको सील करना और डाकघर में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके उनको पोस्ट करने का काम मोहनदास अपने बेटों और भतीजों से करवाने लगे। दिल्ली में बैठे रॉयटर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट ने इस ग्रीन पैम्फलेट के लेख का तर्जुमा करके एक रिपोर्ट अपनी लंदन ऑफिस से फाइल किया। लंदन ऑफिस ने उसको थोड़ा सा सनसनीखेज बनाकर अपने वायर पे उसको पोस्ट कर दिया। नाताल मर्क्यूरी ने उस वायर पे छपे हुए ग्रीन पैम्फलेट के पोस्ट को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको उसमें मिर्च मसाला डालकर इस तरह से नाताल मर्क्यूरी में छापा कि जैसे भारत में बैठे मोहनदास करमचंद गांधी ने नाताल की ब्रिटिश प्रजा और ब्रिटिश सरकार का अपमान किया हो और उनके बारे में दुष्प्रचार किया हो और ब्रिटिश प्रजा को का नाक काटा हो। इस ढंग से लोगों में उन्होंने नाराजगी बढ़ाने के लिए एक मनगढ़ंत रिपोर्ट छापा। लोकल ब्रिटिश पॉलिटिशियंस ने इसके बारे में और भी ज़्यादा दुष्प्रचार करके लोगों में गुस्सा मोहनदास करमचंद गांधी के खिलाफ उत्पन्न किया। कई रैलियां निकाली गई, कई उत्तेजक भाषण किए गए और जब वो कूली बैरिस्टर वापस नाताल आएगा तो हम उसे सबक सिखाएंगे, ऐसी एक भावना ब्रिटिश नागरिकों के दिलों में उन्होंने उजागर की। मोहनदास करमचंद गांधी भारत में भ्रमण करते रहे। वो मद्रास गए, बम्बई आए, कांग्रेस के नेताओं को मिले और कांग्रेस के नेताओं से दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के लिए सहायता और सहानुभूति की अपील करते रहे। उन्हीं दिनों कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ कलकत्ता गए, वहाँ अधिवेशन में सहभागी हुए और वहाँ भी अपने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के लिए उनका सपोर्ट और समर्थन की याचना करते रहे। तभी नाताल से उनको टेलीग्राम आया, दादा अब्दुल्ला का टेलीग्राम था और उसमें उन्होंने कहा कि वह ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट एक ऐसा अधिनियम जारी करने जा रही थी कि जिससे नाताल में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को विशेष सेटलमेंट्स में नज़र कैद की तरह रखा जाएगा और उसके बाहर वो लोग कहीं रह नहीं पाएंगे। सेग्रीगेशन और गेटोआइजेशन की ये तैयारियां ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट नाताल में कर रही थी। दादा अब्दुल्ला ने गांधी भाई को कहा कि आप नाताल आ जाइए। मोहनदास करमचंद गांधी ने ब्रिटिश वाइसरॉय को खत लिखकर, पिटीशन लिखकर उनको इन चीज़ों से अवगत किया और उनसे याचना की कि नाताल की ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो को सलाह दे कि ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार वो हिंदुस्तानी नागरिकों के साथ ना करे जो एम्पायर के उतने ही होनहार नागरिक थे जितने ब्रिटिश थे। वहाँ नाताल में गोरे पॉलिटिशियनों ने
गोरों की एक सभा बुलवाई और उसमें मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर बहुत सारे द्वेषपूर्ण भाषण किए और उत्तेजित किया सभागृह में आए जनता को, ताकि जब मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ उन्होंने ऐसे नारे बजे कि उस कुली बैरिस्टर गांधी को हम सबक सिखाएंगे, जब वो आएगा वापस तो सबक सिखाएंगे और उसे और उससे के साथ आने वाले भारतीय नागरिकों को समुद्र में वापस डुबो देंगे। ऐसा एक माहौल, ऐसा एक डर, खौफ पैदा किया जा रहा था गोरों के बीच नाताल में कि मोहनदास करमचंद गांधी जहाज भर भर के कूलियों को ला रहे हैं हिंदुस्तान से, ताकि एक दिन नाताल की गोरी प्रजा माइनॉरिटी बन जाए और हिंदुस्तानी मूल के कूली उनके ऊपर हावी हो जाएंगे और गोरों का कोई वजूद नहीं रहेगा। इस प्रकार के द्वेषपूर्ण प्रचार किए जा रहे थे गांधी और भारतीय मूल के नागरिकों के। वहां हिंदुस्तान में मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने परिवार, कस्तूर, 2 बेटे और अपनी बहन के बेटे के साथ दक्षिण अफ्रीका निकलने की तैयारी शुरू कर दी। दादा अब्दुल्ला के ही जहाज SS कोरलैंड में 30 नवंबर को अपने परिवार के साथ मोहनदास करमचंद गांधी रवाना हुए बंबई से डरबन के लिए। कस्तूर के लिए एक ये नया साहस था, एडवेंचर था, विदेश में जाना था, अपना मुल्क, अपना परिवार छोड़ के पति के साथ एक नए मुल्क में जाके बसना था। चिंता थी पर साथ साथ में एक आनंद भी था कि पति के साथ अपना संसार रचाने, अपने घर में मालकिन होके रहने का सपना अब साकार होने जा रहा था। पर समुद्री जहाज का सफर कस्तूर ने कभी नहीं किया था। एक डर भी था, समुद्र में क्या होगा। समुद्र में बीचों बीच 3 दिन तक एक भयानक समुद्री तूफान दोनों जहाजों को चपेट में ले लेता है। जहाज कागज की किश्ती की तरह उछलता है पानी में, ऐसा लगता है कि पलट जाएगा। कप्तान सारे प्रवासियों को अपने अपनी केबिन में कन्फाइन कर देता है ताकि कोई समुद्री लहरों के साथ जहाज पे से बह न जाए। सारे प्रवासी बीमार हो जाते हैं क्योंकि हिलते डोलते जहाज में उनके पेट में पानी तक नहीं टिक पाता। मोहनदास करमचंद गांधी इसमें अपवाद होते हैं, तो कप्तान उनको अपने साथ लेता है और कहता है कि तुम सारे जो प्रवासी हैं उनको सांत्वना दो, उनको शांत रखो, उनको अपनी केबिन में रहने दो और उनकी जिनको कोई सहायता की ज़रूरत हो उनकी सहायता करो। कस्तूर और बेटे अपनी केबिन में डरे हुए, सहमे हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए वो 3 दिन खौफ में गुजारते हैं। 3 दिन के बाद तूफान खत्म होता है और समुद्र वापस शांत हो जाता है और दोनों जहाज अपना प्रवास शुरू रखते हैं। 18 दिसंबर को कोरलैंड और नदेरी दोनों जहाज डरबन पहुंचते हैं। उधर बंबई प्रोविंस में कुछ इलाकों में प्लेग फट निकलता है। नताल की सरकार इसका बहाना बनाकर दोनों जहाज़ों को समुद्र में अटका देती है और उसके ऊपर क्वारंटाइन लगा देती है कि हमें नाताल में प्लेग नहीं चाहिए, इसलिए बंबई से आए हुए इन जहाज़ों को हम बंदरगाह पे आने नहीं देंगे और उनके प्रवासियों को उतरने नहीं देंगे। पहले 5 दिन के लिए क्वारंटाइन डिक्लेयर किया होता है और हर 5 दिन बढ़ाते 22 दिन का क्वारंटाइन हो जाता है। 25 दिसंबर को नाताल के दिन, क्रिसमस के दिन, जहाज पे ही क्रिसमस मनाई जाती है और अपने सहयात्रियों को एड्रेस करते वक्त
मोहनदास करमचंद गांधी उनके साथ हो रहे नाइंसाफी भरे सुलूक की बात करते हैं। इसका रिपोर्टिंग इस तरीके से किया जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी अपने साथ लाए हुए कुलियों को नाताल के गोरे नागरिकों के खिलाफ भड़का रहे हैं। एक सभा वापस होती है गोरों की और उसमें गोरों को उकसाया जाता है, भड़काया जाता है और वो कहते हैं कि हम जहाज पे से एक भी कुली को उतरने नहीं देंगे और गांधी के को तो दरिया समुंदर में ही वापस फेंक देंगे। 22 दिन के क्वारंटाइन के बाद आखिर में प्रवासियों को जहाजों पे से उतरने की परवानगी दी जाती है, पर गांधी परिवार को कहा जाता है कि आप रुक जाइए। गोदी के दरवाजे पर, गेट पर एक बहुत ही हिंसक भीड़ गुस्से के आवेश में गांधी का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद जहाज का कप्तान आके मोहनदास को कहता है कि पहले हम मिसेस गांधी और बच्चों को यहाँ से ले जाएंगे, उसके बाद जब सानुकूल वातावरण हो जाए तब आपको उतरने देंगे। कस्तूर को आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है, किसी अनजाने के साथ मैं कैसे चली जाऊं। मोहन उसे समझाता है और पारसी रुस्तम जी जो उनका एक मित्र होते हैं मोहनदास के, उनके साथ कस्तूर और बेटों को मोहन जहाज से विदा करता है। पारसी रुस्तम जी कस्तूर और उसके बेटों को लेके जब जा रहे होते हैं तो गोदी के दरवाजे पर, गोदी के गेट पर कस्तूर देखती है कि कोई एक हिंसक भीड़ खड़ी है और बहुत हिंसात्मक, घृणात्मक नारे दे रही है। तो उसको समझ में नहीं आता क्योंकि अंग्रेजी में नारेबाजी करने वालों की बात उसे समझ में नहीं आती। रुस्तम जी उनको कहते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं, कुछ है उपद्रवी तत्व, हम यहाँ से चले जाते हैं। वो रुस्तम जी के घर पहुंचते हैं। उसके बाद कप्तान मोहनदास को कहते हैं कि अब आप चुपकी से निकल जाइए। मोहनदास जब जा रहे होते हैं तो भीड़ के कुछ दंगाइयों की नजर उसके ऊपर पड़ती है और पूरी भीड़ मोहनदास के ऊपर टूट पड़ती है, पत्थर मारती है, लात मारती है, कपड़े फाड़ती है। काफी मार खाने पर जब मोहनदास अधमरे से हो जाते हैं तभी डरबन के पुलिस सुपरिंटेंडेंट मार्शल की पत्नी उन्हें देखती है और वो मोहनदास को बचाकर, भीड़ से बचाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है और पुलिस स्टेशन की सुरक्षा में उनको रख देती है। मोहनदास की जान बाल बाल बचती है। देर रात को जख्मी, लहूलुहान, फटे कपड़ों के साथ मोहनदास पारसी रुस्तम जी के घर पहुंचते हैं। कस्तूर उनको देखकर व्याकुल हो जाती, ये क्या हो गया, मेरे पति को ऐसे किसने मारा, तुमने क्या किया है कि लोग आप तुम पर इतने नाराज हो गए। ये सारी बातें हो रही होती है। एक डॉक्टर आके मोहनदास के घावों, जख्मों को की मरहम पट्टी कर रहा होता है। उतने में पारसी रुस्तम जी के घर के ऊपर हमला हो जाता है। खिड़की के कांच पत्थरों से टूटने लगते हैं। एक हिंसक भीड़ घर को घेर लेती है। गांधी, वी वांट गांधी, गिव अस गांधी, वी वांट टू टीच दैट कूली बास्टर्ड अ लेसन। ऐसे नारे, घृणास्पद नारे लगाए जाते हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट मार्शल अपने पुलिस के साथ वहां पहुंचते हैं और भीड़ को काबू में करने की कोशिश करते हैं। मार्शल बाहर रुक के भीड़ का ध्यान दूसरी तरफ कर रहे होते हैं। अंदर अपने पुलिस वालों को भेजकर मोहनदास को कहते हैं, पुलिस की वर्दी पहनकर चुपचाप पिछले रास्ते से निकल के भाग निकलो यहाँ से, वरना आज तुम्हारे साथ
घर के सारे दूसरे लोग भी मारे जाएंगे। मोहनदास पुलिस का लिबास पहने, पुलिस की टोपी के नीचे कस्तूर उनके सर पर एक बर्तन रखवा देती है ताकि उनके सर को मार न पहुंचे। और इस तरह से मोहनदास पारसी रुस्तम जी के घर के पिछवाड़े के दरवाजे से निकलकर चुपचाप वहां से पलायन हो जाते हैं और पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाके शरणागत लेते हैं। वहां पुलिस सुपरिंटेंडेंट मार्शल भीड़ वालों को समझाते हैं, फिर आखिर में कहते हैं कि अब तो मोहनदास है ही नहीं, अब जाके देख लो घर में, अब बेकार यहाँ आए, मोहनदास तो यहाँ है ही नहीं। भीड़ के चुनिंदा लोग पारसी रुस्तम जी के घर में जा घुसते हैं, शिनाख्त करते हैं और बाहर आकर भीड़ को कहते हैं कि नहीं, गांधी इज नॉट देयर, गांधी हैज एस्केप्ड, और भीड़ बिखर जाती है। 2 दिन तक मोहनदास पुलिस हेडक्वार्टर्स में शरणागति लेकर रहते हैं। उनको समझाया जाता है कि अगर आप शिकायत दर्ज करो तो भीड़ के लोगों के बारे में हमें जानकारी है, वो कौन थे जिन्होंने आपको मारा, हम सबको पहचानते हैं, हम उनको पकड़कर सजा दिलाएंगे। मोहनदास गांधी कहते हैं कि नहीं, मैं उनको सजा नहीं दिलवाना चाहता, वो गुमराह किए गए लोग थे, मैं उनसे बात करूंगा, उनको समझाऊंगा, मैं उनके खिलाफ शिकायत नहीं करूंगा। और मोहनदास करमचंद गांधी नाताल के ब्रिटिश अटॉर्नी जनरल को बुलाकर कहते हैं कि मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता, आप कोई कार्रवाई ना करें। 2 दिन के बाद जब शांत हो जाता है माहौल, तो मोहनदास करमचंद गांधी पारसी रुस्तम जी के घर जाकर अपने डरे हुए सहमे हुए परिवार को लेकर अपने घर बीच ग्रोव हाउस पहुंचते हैं। कस्तूर ने जो सपना देखा था एक नए देश में आकर अपना संसार रचाने का, उसकी शुरुआत बहुत ही डरावनी हुई थी। वो बार बार अपने पति को पूछती रही, तुमने ये क्या किया, क्यों तुम्हारे ऊपर ये लोग इतने नाराज हैं, क्यों तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। मोहनदास हंस के कहता है, कस्तूर चिंता मत करो, वो गुमराह लोग थे, कभी बताऊंगा। धीरे धीरे कस्तूर को भी समझ में आता है कि मेरा पति कुछ बदल गया, वो डरपोक मुनियो अब नहीं रहा, ये कुछ अलग ही किस्म का इंसान है और मुझे उसके साथ अपना संसार रचाना है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे दक्षिण अफ्रीका में जारी सत्याग्रह, गांधी परिवार में भी होने वाले क्लेश, और आखिर में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का जन्म। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप जरूर हिस्ट्री सेल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ गांधीनामा का सफर जारी रखिए। इस बार इतना ही। मैं तुषार गांधी आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं अगले इतवार गांधीनामा के अगले एपिसोड के साथ।